हेलो फ्रेंड्स। इमेजिन कीजिए एक ऐसी महिला की जो 70 साल पहले मर चुकी है, लेकिन उसका शरीर का एक हिस्सा आज भी पूरी दुनिया की लेबोरेटरीज में जीवित है। कल्पना कीजिए एक ऐसे इंसान की जिसने अनजाने में कैंसर का इलाज खोजा, अंतरिक्ष की यात्रा की और अरबों लोगों की जान बचाई, लेकिन उसे खुद कभी पता ही नहीं चला कि वह कितनी खास थी। यह कहानी किसी साइंस फिक्शन फिल्म की नहीं है, यह कहानी है हेनरिएटा लैक्स की। I would say that Henrietta is probably, if not the most important, certainly one of the most important women in science and medicine. एक ऐसी अश्वेत महिला जिसके शरीर से निकली गई मुट्ठी भर कोशिकाओं ने चिकित्सा विज्ञान का चेहरा ही बदल दिया। आज हम जिसे हेला सेल्स कहते हैं, वह मानवता के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे विवादित खोज है। आज के इस वीडियो में हम हेनरिएटा के जीवन, उनके अमर सेल्स के पीछे के विज्ञान और उस नैतिक युद्ध की गहराई में उतरेंगे जिसने मेडिकल जगत को हिलाकर रख दिया। हमारी कहानी शुरू होती है 1951 में। वर्जीनिया की रहने वाली 31 वर्षीय हेनरिएटा लैक्स, जो 5 बच्चों की मां थी, एक दिन बाल्टीमोर के जॉन्स हॉपकिंस अस्पताल पहुंचती है। उन्हें अपने पेट में एक अजीब सी गांठ महसूस हो रही थी। उस समय अमेरिका में रंग भेद चरम पर था। जॉन हॉपकिंस उन गिने चुने अस्पतालों में से था जो अश्वेत मरीजों का इलाज करते थे। जांच के बाद पता चला कि हेनरिएटा को सर्वाइकल कैंसर है। यह कैंसर बहुत ही आक्रामक और खतरनाक था। इलाज के दौरान बिना उनकी जानकारी या बिना अनुमति के डॉक्टरों ने उनके ट्यूमर का एक छोटा सा टुकड़ा काट लिया। उस समय यह एक सामान्य प्रक्रिया मानी जाती थी, लेकिन नैतिकता के नजरिए से यह एक बहुत बड़ी गलती थी। हेनरिएटा के टिश्यू का वह नमूना डॉक्टर जॉर्ज गे की लैब में भेजा गया। डॉक्टर गे सालों से एक ऐसे मानवीय कोशिका की खोज में थे, तलाश में थे जिसे लैब के अंदर जीवित रखा जा सके और जो लगातार बढ़ती रहे। इससे पहले जितने भी वैज्ञानिकों ने कोशिश की थी वे असफल रहे। कोशिकाएं लैब में कुछ घंटे या दिनों में मर जाती थी, लेकिन जब डॉक्टर गे ने हेनरिएटा की कोशिकाओं को पोषक तत्वों के घोल में रखा तो कुछ ऐसा हुआ जिसने विज्ञान के नियमों को चुनौती दे दी। उनकी कोशिकाएं मरी नहीं, इसके बजाय वे हर 24 घंटे में दुगनी होने लगीं। वे अमर हो चुकी थी। डॉक्टर गे ने इस सेल को नाम दिया हेला, मतलब हेनरिएटा का ही और लैक्स का ला। अब सवाल यह उठता है कि हेनरिएटा की कोशिकाएं ही क्यों जीवित रही। विज्ञान ने बाद में इसका जवाब ढूंढा और ये कारण थे। पहला, टेलोमराइज एंजाइम। सामान्य मानव कोशिकाएं एक निश्चित समय के बाद बूढ़ी होकर मर जाती हैं, जिसे हैप्लिक लिमिट कहते हैं, लेकिन हेनरिएटा के सेल्स में एक सक्रिय एंजाइम था जो उनके डीएनए के सिरों को फिर से बना देता था। इससे उनकी कोशिकाएं कभी बूढ़ी नहीं हुई। दूसरा कारण था एचपी वायरस। उनके कैंसर का कारण एक बहुत ही शक्तिशाली एचपीवी वायरस था जिसने उनके सेल्स के जेनेटिक स्ट्रक्चर को बदल दिया था। तीसरा था अत्यधिक वृद्धि। उनके सेल्स सामान्य से कहीं ज्यादा तेजी से विभाजित होते थे। डॉक्टर गे ने ये सेल्स दुनिया भर के वैज्ञानिकों को मुफ्त में बांटना शुरू किया। इसके बाद जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था, और वो चमत्कार थे पोलियो वैक्सीन। 1952 में जोनास सॉल्क ने पोलियो की पहली वैक्सीन टेस्ट करने के लिए हेला सेल्स का इस्तेमाल किया। इसके बिना शायद आज लाखों लोग अपंग होते। जेनेटिक्स। पहली बार इंसानी क्रोमोसोम को सही ढंग से गिना गया, 46 क्रोमोसोम्स। कैंसर और एड्स, कीमोथेरेपी और एचआईवी दवाओं को के विकास में इन सेल्स ने रीढ़ की हड्डी का काम किया। अंतरिक्ष में यात्रा। नासा ने इन सेल को अंतरिक्ष में भेजा ताकि देखा जा सके
कि विकिरण रेडिएशन का इंसानी शरीर पर क्या असर होता है और कोविड-19 हाल ही में कोरोना की वैक्सीन बनाने के लिए भी हेला सेल्स की महत्वपूर्ण भूमिका रही। जहां एक तरफ दुनिया प्रगति कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ हेनरिएटा का परिवार अंधेरे में था। 4 अक्टूबर 1951 को हेनरिएटा की मृत्यु हो गई। उन्हें एक बिना नाम वाली कब्र में दफना दिया गया। उनके परिवार को 25 सालों तक यह नहीं पता था कि उनकी मां की कोशिकाएं अभी भी जीवित हैं और दुनिया भर में बेची जा रही है। Just the fact that, 65 years later, a sample of our grandmother's cells still exists out in the world today is almost superhuman. 1970 के दशक में जब वैज्ञानिकों ने रिसर्च के लिए उनके बच्चों के खून के नमूने मांगे, तब जाकर सच सामने आया। परिवार को गहरा सदमा लगा। अरबों डॉलर का कारोबार करने वाली दवा कंपनियों ने हेनरिएटा के सेल से मुनाफा कमाया, लेकिन उनके बच्चों के पास स्वास्थ्य बीमा, हेल्थ इंश्योरेंस तक के पैसे नहीं थे। यह चिकित्सा इतिहास के सबसे बड़े नस्ली और नैतिक शोषण का उदाहरण बन गया। 2023 में हेनरिएटा के परिवार ने एक प्रमुख बायोटेक कंपनी थर्मो फिशर साइंटिफिक के खिलाफ मुकदमा जीता। The family of Henrietta Lacks has reached a settlement in their lawsuit against a Waltham biotech company. यह पहली बार था जब किसी कंपनी ने उनकी कोशिकाओं के व्यावसायिक उपयोग के लिए परिवार को कंपनसेशन पर सहमति दी। द इमोर्टल लाइफ ऑफ हेनरिएटा लैक्स। हेनरिएटा लैक्स की ये कहानी द इमोर्टल लाइफ ऑफ हेनरिएटा लैक्स नाम की किताब से ली गई है। यह किताब रेबेका स्क्लूट ने लिखी थी। इसे पूरा करने में उन्हें 10 साल का लंबा समय लगा। यह सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक गहरा रिसर्च था। रेबेका जब 16 साल की थी तब उन्हें बायोलॉजी की टीचर ने हेला सेल्स के बारे में बताया। Yeah, I learned about the cells when I was 16 in a basic biology class. Most people do. My teacher, he talked about the HeLa cells and all the amazing things they'd done for science. And then he happened to know her name. Most people actually at that point in time knew her as Helen Lane, which was a fake name basically that was put out connected to the cells. And he wrote Henrietta Lacks on the board in big letters and just said she was a black woman and that was it. और कहा कि ये एक ब्लैक महिला हेनरिएटा लैक्स की कोशिकाएं हैं। रेबिका ने पूछा वो महिलाएं कौन थी, उसके बच्चे कहाँ हैं। टीचर को जवाब नहीं पता था। ग्रेजुएशन के बाद रेबिका ने तय किया कि वह हेनरिएटा की कहानी दुनिया को बताएंगी। उन्होंने साल 2000 में गंभीरता से इस पर काम शुरू किया। परिवार का भरोसा जीतना सबसे बड़ी मुश्किल थी। हेनरिएटा का परिवार सफ़ेद पोश पत्रकारों और डॉक्टरों पर भरोसा नहीं करता था क्योंकि उन्हें पहले बहुत धोखा मिल चुका था। डेबोरा लैक्स की मदद। हेनरिएटा की बेटी डेबोरा ने शुरू में रेबिका को मना कर दिया, लेकिन बाद में वे गहरी दोस्त बन गई। डेबोरा ने अपनी मां की डायरी, पुरानी तस्वीर और कागजात रेबेका के साथ शेयर किया और 10 साल की मेहनत से रेबेका ने सैकड़ों इंटरव्यू लिए, पुराने मेडिकल रिकॉर्ड खंगाले और जॉन हॉपकिंस के आर्कीव की मदद ली। उन्होंने इस किताब को 2009 में पूरा किया। अब इसमें किसने इनकी मदद की? पहला तो लैक्स फैमिली, मुख्य रूप से डेबोरा और उनके भाई सनी और जकारिया। वैज्ञानिकों ने भी मदद की, जैसे डॉक्टर क्रिस्टोफर लेंगाउर जैसे वैज्ञानिकों ने डेबोरा और रेबेका को अपनी लैब में बुलाया ताकि वे पहली बार माइक्रोस्कोप के नीचे अपनी मां के अमर सेल्स को देख सकें। पब्लिशर का भी रोल था, बहुत बड़ा रोल था। रेबेका ने 3 पब्लिशिंग हाउस और 4 एडिटर्स बदले क्योंकि वे चाहते थी कि किताब से परिवार का हिस्सा हटा दिया जाए, लेकिन रेबेका अपनी बात पर अड़ी रही। किताब का क्या असर हुआ? यह किताब 2010 में पब्लिश हुई और इसके बाद दुनिया हिल गई। हेनरिएटा लैक्स फाउंडेशन। रेबेका ने इस किताब की कमाई से एक फाउंडेशन बनाया जो हेनरिएटा के परिवार
और उन लोगों की मदद करता है जिनका इस्तेमाल बिना सहमति के रिसर्च में हुआ। इससे क्या कानूनी बदलाव हुए? 2025 तक यह किताब मेडिकल स्कूलों में अनिवार्य कर दी गई। इसने इन्फॉर्म कंसेंट मरीज की सूची सहमति के अंतर्राष्ट्रीय नियमों का और सख्त बनाया। NIH समझौता 2013 में हुआ। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ NIH ने लैक्स परिवार के साथ समझौता किया। हेला सेल्स के डेटा के इस्तेमाल के लिए परिवार की अनुमति वाली कमेटी से पूछना होगा। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने अपनी गलतियों को माना और वे अब हर साल हेनरिटा के सम्मान में प्रोग्राम करते हैं। 2025 में भी यह किताब विज्ञान और इंसानियत के बीच के संतुलन को समझने का सबसे बड़ा जरिया है। रेबेका स्प्लूट की इस मशहूर किताब पर 2017 में एक फिल्म बनाई गई थी। यह फिल्म 22 अप्रैल 2017 को HBO पर रिलीज हुई थी। फिल्म में मशहूर एक्टर और फन विनफ्री ने हेनरिटा की बेटी डेबोरा लैक्स का किरदार निभाया। राइटर रेबेका स्प्लूट का रोल रोज बायरिन ने किया है और खुद हेनरिटा लैक्स का रोल रेनी एलिस गोल्ड्सबेरी ने निभाया। फिल्म मुख्य रूप से डेबोरा लैक्स और रेबेका के सफ़र पर आधारित है। यह दिखाती है कि कैसे डेबोरा अपनी मां के बारे में सच जानने के लिए तड़पती रही जिसे वह कभी नहीं देख पाई। फिल्म में लैब की साइंस से ज़्यादा परिवार के जज्बातों, मानसिक तनाव और उनके साथ हुए धोखे को दिखाया गया है। किताब में साइंस, इतिहास और परिवार तीनों पर बराबर ध्यान दिया गया है। फिल्म का पूरा फोकस और फन विनफ्री के किरदार और उनके परिवार के दुख पर है। फिल्म में हेला सेल्स के वैज्ञानिक आविष्कारों जैसे वैक्सीन या क्लोनिंग के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई, जो कुछ दर्शकों को खटकती है। फिल्म ने इस कहानी को उन लोगों तक पहुंचाया जिन्होंने किताब नहीं पढ़ी थी। इससे ब्लैक अमेरिकन समाज के साथ हुए मेडिकल अन्याय पर फिर से बहस शुरू हो गई। हेनरिटा के बेटे जकारिया और सोनी ने खुद फिल्म के लिए कंसल्टेंट के तौर पर काम किया ताकि कहानी सच्ची लगे। आज 2025 में हम देख रहे हैं कि हेनरिटा लैक्स का नाम न केवल विज्ञान की किताबों में बल्कि नागरिक अधिकारों के इतिहास में भी सम्मान के साथ लिया जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उन्हें मरणोपरांत सम्मानित किया और उनकी कहानी को स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है। हेनरिटा लैक्स एक गुमनाम नायिका थी। उनके सेल्स आज भी हमारे बीच है। शायद आपके द्वारा ली गई किसी दवा में आपके किसी प्रियजन के इलाज में उनका योगदान हो। उनकी कहानी हमें दो महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। विज्ञान की शक्ति असीमित है, लेकिन यह प्रगति कभी भी मानवीय सम्मान और सहमति की कीमत पर नहीं होनी चाहिए। अगर आपको हेनरिटा लैक्स की यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि दुनिया इस अमर महिला के नाम को जान सके। कमेंट्स में बताएं कि क्या आपको लगता है कि भविष्य में जेनेटिक डेटा पर हमारा अधिकार होना चाहिए। ऐसा ही और ऐतिहासिक और वैज्ञानिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।